Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We are going to start with chapter High Court. आपको मैंने सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर में ये बताया था कि जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है. हाई कोर्ट जो है वो ऑपरेट करता है बिलो सुप्रीम कोर्ट एंड अबव सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. अगर हम स्टेट के जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो स्टेट के जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्की में सबसे ऊपर आता है हाई कोर्ट. आर्टिकल 214 से लेकर 231 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट के बारे में दिया हुआ है और अब हम इसके बारे में देखने वाले हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर आर्टिकल 214 टू आर्टिकल 231 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट कब शुरू हुआ? अगर आप देखिए इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 से हमारे देश में 3 हाई कोर्ट्स 1862 में शुरू हुए. ये 3 हाई कोर्ट्स थे बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास. द फोर्थ हाई कोर्ट दैट वाज इंस्टीट्यूटेड और एस्टैब्लिश्ड वाज इन द ईयर 1866 एंड दैट वाज द इलाहाबाद हाई कोर्ट. इन द कोर्स ऑफ टाइम आप देखेंगे कि जो प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया था, ईच प्रोविंस उनके खुद के हाई कोर्ट्स बनने लग गए. आफ्टर 1950 एक हाई कोर्ट जो कि एक प्रोविंस में है वो बिकेम द हाई कोर्ट फॉर द करस्पॉन्डिंग स्टेट. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इट प्रोवाइड्स फॉर हाई कोर्ट इन ईच स्टेट. लेकिन एक 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 आया था जिसने एम्पावर किया कि जो पार्लियामेंट है वो कॉमन हाई कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकती है फॉर 2 or more स्टेट्स और 2 or more यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट्स और 2 or more यूनियन टेरिटरीज. जो ये कॉमन हाई कोर्ट होता है उसकी जो टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन है वो को टर्मिनस होती है विद द टेरिटरीज कंसर्न्ड, विद यूनियन टेरिटरी या स्टेट जो भी है. सो बेसिकली अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है तो पूरे मध्य प्रदेश की टेरिटरी में उसका जूरिसडिक्शन होगा. बट अगर कोई कॉमन हाई कोर्ट है फॉर 2 स्टेट्स तो वो 2 स्टेट की टेरिटरी में उस हाई कोर्ट का जूरिसडिक्शन होगा. एट प्रेजेंट आप देखेंगे कि वी हैव 25 हाई कोर्ट्स इन द कंट्री. आउट ऑफ देम 3 हाई कोर्ट्स have jurisdiction over more than one state. Delhi, among 8 union territory, has a separate high court. Of course, Jammu and Kashmir और लद्दाख दोनों को कंबाइन करके उनके पास एक कॉमन हाई कोर्ट है. राइट, पार्लियामेंट जो है वो एक्सटेंड कर सकता है जूरिसडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटरी और इट कैन ऑल्सो एक्सक्लूड इट्स जूरिसडिक्शन फ्रॉम दैट यूनियन टेरिटरी. ओके, दिस मच इज क्लियर. अब हम देखते हैं कौन से हाई कोर्ट्स हमको यहां पर देखने को मिल रहे हैं और उनका एस्टैब्लिशमेंट का ईयर. राइट, कैलकाटा हाई कोर्ट, कोलकाता, एक बेंच उसकी पोर्ट ब्लेयर में है. अगर आप देखेंगे तो यहां पर कैलकाटा हाई कोर्ट की जूरिसडिक्शन में वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार भी आता है. ओके, देन वी कम टू बॉम्बे हाई कोर्ट, मुंबई, ऑफ कोर्स बेंच इन नागपुर एंड पनाजी. महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये उसकी जूरिसडिक्शन में आता है. मद्रास की अगर आप बात करें, चेन्नई, बेंच इन मदुरई, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी यहां पर आते हैं इनकी जूरिसडिक्शन में. इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज, लखनऊ उनकी बेंच है और उत्तर प्रदेश उनका जूरिसडिक्शन है. तो प्रयागराज में है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट. राइट, इसके अलावा यू हैव कर्नाटका हाई कोर्ट. कर्नाटका हाई कोर्ट बैंगलोर में है. धारवाड़ एंड गुलबर्गा बेंचेस, कर्नाटका इज द jurisdiction.
राइट? तो आप देखिए 1800s में यू हैव 1 2 3 4 एंड 5 हाई कोर्ट्स इन 1800s. अब हम 1900s देखते हैं. 1900s का पहला हाई कोर्ट जो आया वो है पटना हाई कोर्ट. पटना में है, बिहार. इसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट? गुवाहाटी में इसका यू हैव हाई कोर्ट एंड बेंच कोहिमा एज वेल, ईटानगर एज वेल. गुवाहाटी हाई कोर्ट की जूरिसडिक्शन अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश. असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश. Right? This much is clear. Now if we talk about Odisha High Court, Cuttack and Odisha. राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में है, जयपुर में उसकी एक बेंच है. राजस्थान जुरिस्डिक्शन है. जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, श्रीनगर एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. मध्य प्रदेश में जबलपुर में है हाई कोर्ट. ग्वालियर, इंदौर बेंचेस, मध्य प्रदेश. केरला हाई कोर्ट, ध्यान से देखिए, केरला हाई कोर्ट जो है कोच्चि में है. केरला एंड लक्षद्वीप जुरिस्डिक्शन है. गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली. पंजाब एंड हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़. हिमाचल प्रदेश, शिमला. सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट में आपको गुवाहाटी के बाद अब सिक्किम देखने को मिल रहा है, गैंगटॉक, राइट? देन यू हैव छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर. उत्तराखंड, नैनीताल. झारखंड, रांची. मेघालय, अनदर नॉर्थ ईस्टर्न. गुवाहाटी, सिक्किम, मेघालय, ठीक है, ये शिलोंग में है. मणिपुर, अनदर नॉर्थ ईस्टर्न, इम्फॉल. त्रिपुरा, अनदर नॉर्थ ईस्टर्न, अगरतला. तेलंगाना, आंध्रा. तेलंगाना हाई कोर्ट, हैदराबाद एंड आंध्रा हाई कोर्ट, अमरावती, राइट? सो वी सी ओवर हियर कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट था उसमें असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल है. इसके अलावा वी सॉ सिक्किम, वी सॉ मेघालय, वी सॉ मणिपुर एंड वी सॉ त्रिपुरा. सो सिक्किम, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा के पास सेपरेट हाई कोर्ट्स हैं, राइट? दिस मच इज क्लियर. Okay, now we come to the composition of high courts. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हर हाई कोर्ट के पास एक चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एंड ऑफ कोर्स अदर जजेस. ये जो अदर जजेस हैं इनको अपॉइंट करने का काम, ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का है. और कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहीं पे भी कितने जजेस होंगे उनका नंबर मेंशन नहीं करता है. द स्ट्रेंथ इज नॉट मेंशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. फ्रॉम टाइम टू टाइम वर्कलोड के हिसाब से प्रेसिडेंट बता सकते हैं कि अभी स्ट्रेंथ ऑफ अ सर्टेन हाई कोर्ट कितना होगा. ओके, दिस मच इज क्लियर. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करते हैं. अगर हम सीजे की बात करें, विच इज चीफ जस्टिस, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करने से पहले कंसल्टेशन करेंगे किसके साथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ. तो चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट. फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, for appointment of the other judges, you see that they are appointed by the president. How? In consultation with CJ also, which is Chief Justice of High Court also. तो यहाँ पे जजेस, अदर जजेस को अपॉइंट करते वक्त जो प्रेसिडेंट हैं वो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनके साथ भी कंसल्टेशन करेंगे.
सेकेंड जजेस केस की तरफ आते हैं, विच इज 1993. सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि नो अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी मेड अनलेस इट इज इन कंफॉर्मिटी with the opinion of Chief Justice of India. तो conformity of opinion of Chief Justice of India is of importance. तो कोई जज का अपॉइंटमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कंफॉर्मिटी विद ओपिनियन ना हो विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. थर्ड जजेस 1998 की जब बात करें केस की, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज जो चीफ जस्टिस हैं उनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा कोलिजियम से ऑफ 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस. तो यहाँ पे जो हम सीजीआई की बात करें कि उनका ओपिनियन की कंफॉर्मिटी नीडेड है इन द 1993 केस, 1998 में ये बोला जा रहा है कि उनका सोल ओपिनियन नहीं चाहिए, उनको 2 सीनियर मोस्ट एससी जज के साथ कोलिजियम जो है उनका, उसके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा. सोल ओपिनियन ऑफ सीजीआई इज नॉट कंसल्टेशन. कंसल्टेशन तब अमाउंट होगा जब सीजीआई जो है वो कोलिजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट करेंगे. 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एनजीएसी आया था, जो ऑफकोर्स एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन 2015. So abhi to that is the status, and I think this is not important for your prelims, this is important for your mains, so we will not look into it. Now we talk about qualifications, oath and salaries of the judges. If a person has to be appointed as a judge of high court, he should be a citizen of the country, right? He should have held judicial office of India for 10 years. He should have been an advocate of High Court for a period of 10 years. Constitution does not provide for a minimum age for a judge. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई मिनिमम एज को प्रिस्क्राइब नहीं किया है. मोर ओवर, यू हैव टू रिमेंबर दैट देर इज नो प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. ये डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाला जो अपॉइंटमेंट है ये मेंशन था इन व्हाट, इन सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यहां ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. ओथ और एफर्मेशन की बात करते हैं. ओथ और एफर्मेशन, of course a person who is appointed as a judge of high court before entering upon his or her office has to take an oath before entering into the office before the governor of the state, right? तो oath उन्हें गवर्नर के सामने लेना है, ठीक है? That much is clear. Salary and allowance is determined by the parliament. Privileges, salary, allowance, leave, pension, etc. of judge of high court are determined from time to time by the parliament. Of course, उनके अपॉइंटमेंट के बाद उन्हें वेरी नहीं किया जा सकता टू देयर डिसएडवांटेज. इट कैन नॉट बी वेरी टू द डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट. जो रिटायर्ड सीजे हैं एंड जजेस हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी. If you talk about tenure of these judges, tenure of a high court judge is not fixed. Constitution makes 4 provisions. ये बोलता है Constitution that he or she can hold office until the age of 62. Any question regarding his or her age is to be decided by the president, and the president decides this after consultation with the CGI. The decision of the president is final in this case. The high court judge can resign writing to the president. तो resignation president को दे रहे हैं वो. oath किसके सामने ले रहे थे? गवर्नर के. He can be removed from office only on recommendation of the parliament, and he is removed by the president on recommendation of the parliament. Vacancies कब होती है ऑफिस में? उनके ऑफिस में वेकेंसीज होती है when he or she is appointed as a judge of Supreme Court,
or when he or she is transferred to another high court. This much is clear. If we talk about removal of the judge of high court, a judge of a high court can be removed from his or her office by an order of the president. ये जो order of president है, ये can come only after an address by the parliament. So when the parliament makes an address to him and presents it to him in the same session for the removal, then he can make an order for the removal of the High Court judge. This address must be supported by a special majority in each house. The grounds of removal of a High Court judge is misbehavior and incapacity. So you can say that the grounds of removal of a judge and the manner of removal of a judge of High Court is similar to that of the removal of Supreme Court judge. Right? Now we come to Judges Inquiry Act of 1968. जो Judges Inquiry Act of 1968 है, it regulates the procedure for removal of a judge of High Court by the process of what? Impeachment. ठीक है, Judges Inquiry Act जो है, that regulates the procedure of removal of a judge of High Court by the process of impeachment. This removal motion must be signed by 100 members of Lok Sabha or 50 members of Rajya Sabha. Then this must be given to the Speaker if in the Lok Sabha or Chairman if in the Rajya Sabha. Speaker or Chairman must admit the motion. They can also refuse to admit the motion. If they admit the motion, if they refuse, तब तो बात वहीं खत्म हो गई. If they admit the motion, then Speaker must constitute a 3-member committee. ये 3-member committee में कौन लोग होंगे? Chief Justice और Judge of High Court of Supreme Court, Chief Justice of High Court, and a distinguished jurist. This committee is going to inquire into the matter. If the committee finds that the judge is guilty of misbehavior or is suffering from incapacity, then the House can take up consideration of the motion. इसके बाद House जो है consider कर सकता है motion को. इसके बाद दोनों houses को ये motion special majority से pass करनी पड़ेगी. And they must present it to the president. Finally, the president will pass an order. So you can say that removal of a judge of Supreme Court is similar to that of the High Court. Impeachment भी same है. Judges Inquiry Act of 1968 से ये procedure govern हो रहा है. When you talk about transfer of judges from one high court to another,